चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो संविधान से संबंधित है और संवैधानिक विकास के क्रम में जो भारत में संवैधानिक विकास है उसके क्रम में जो पहला जो एक्ट आता है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। इस एक्ट के लाने का क्या कारण था वो आपको पहले जानना है, यानी कि पृष्ठभूमि जानना है इस एक्ट को लाने की। एक्ट देखिएगा जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो एलिजाबेथ थी उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। कंपनी जो भारत में आई या यानी कि जो पूर्वी जो एशिया है इस क्षेत्र में कंपनी आई, इसी क्रम में इसने भारत में व्यापार किया और इसी व्यापार के क्रम में कंपनी धीमे धीमे करके आगे बढ़ती गई और जो कंपनी के जो यानी कि कार्यकर्ता थे, जो सदस्य थे, उन्होंने भारत में अत्यधिक लूट घसोट की थी। इसी क्रम में क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि ये नियंत्रित करने वाला एक्ट लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुआ था। तो ये एक्ट देखिएगा कैसे कैसे एक क्रम बना आगे। तो जो एक्ट लाया गया था ये भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना होती है। कैसे होती है? क्योंकि इसके पहले यानी कि जो प्रमुख जो युद्ध हुए थे, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। उसके बाद 1761 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। इसी क्रम में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये जो 1757 में जो पहला युद्ध हुआ था और बांडीवास का युद्ध हुआ था, इन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रख दी थी। और इसी क्रम में जो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में तो इतना हुआ था, यानी कि बक्सर के युद्ध में ये हुआ था कि ब्रिटिश लोगों के लिए यानी कि प्रवेश द्वार ही खोल दिए थे। तो जो 1764 का युद्ध है इसने तो यानी कि भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेश की बिल्कुल नींव ही रख दी थी, द्वार खोल ही दिए थे। तो ये जो 3 युद्ध हुए हैं, इन 3 युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना होती है, यानी कि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश बन जाता है। और इसी ब्रिटिश उपनिवेश में जो कंपनी थी, कंपनी के द्वारा यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद जो भारत की जो अर्थव्यवस्था बनी वो एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनी। और इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जो 1757 से प्रारंभ हुई, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था 1757 से प्रारंभ हुई और 1813 तक चली। इसी बीच में यानी कि 1757 से लेकर के और 1771 तक, यानी कि भारत में जो कंपनी थे, कंपनी के जो प्रमुख अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अत्यधिक लूट की, यानी कि भारत के धन को ले जा कर के ब्रिटेन भेजा गया। तो जो ये अर्थव्यवस्था है, औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को बेशर्म और लूट की अर्थव्यवस्था कहा गया। एक ब्रिटिश हैं, विद्वान है पर्सिवल स्पीयर ने इस काल को बेशर्म और खुली बेशर्म, यानी कि खुली बेशर्म और लूट की अर्थव्यवस्था नाम दिया। पर्सिवल स्पीयर नाम के एक अर्थशास्त्री थे। तो जो भारत की जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है उसमें अत्यधिक लूट घसोट हुई, यानी कि 1757 से लेकर के जब तक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव भारत में रहा, इसके कार्यकाल में अत्यधिक धन का बहिर्गमन किया गया, ब्रिटेन उसको भेजा गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था उसकी पृष्ठभूमि में ये था कि भारत से अत्यधिक धन का बहिर्गमन इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में किया जा रहा था। और जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों के बड़े बड़े महल बनने लगे थे, यानी कि जो महारानी का जैसा महल था,
ऐसे कंपनी के अधिकारियों के, कंपनी के कर्मचारियों के भी महल बनने लगे थे। तो मतलब ये था कि जब एलिजाबेथ ने जब ये सोचा कि इतने बड़े बड़े महल इन कंपनी के अधिकारियों के बन रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इसी क्रम में जो एलिजाबेथ थी उनके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो जो औपनिवेशिक जो भारत में अर्थव्यवस्था बनी, इसका मुख्य उद्देश्य, 3 मुख्य उद्देश्य थे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में। व्यापार पर एकाधिकार करना, व्यापार पर एकाधिकार करना, कंपनी का एकाधिकार, और जो कम वस्तुओं पर यानी कि वस्तुएं कम मूल्य पर खरीद करके उच्च मूल्य पर उन वस्तुओं को भारत में ही बेचना, भारत से कच्चा माल ले जा करके ब्रिटेन, और ब्रिटेन में यानी कि वस्तुओं का निर्माण करके भारत में ही उच्च वस्तुओं पर उनको बेचा जाता था, उच्च मूल्य पर बेचा जाता था। और तीसरा जो कारण था वो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश का जो साम्राज्य था उसके विस्तार, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार, यानी कि विस्तार करना था। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के ये 3 प्रमुख कारण थे। इसी क्रम में जो रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1773 में पारित होकर के भारत में लाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटेन में जो कंपनी है और भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना, और कंपनी में यदि कहीं पर दोष हैं तो उन दोषों को हटा करके, यानी कि उन दोषों को समाप्त करना। इसके लिए ब्रिटेन में एक निदेशक मंडल बनाया गया था, और निदेशक मंडल में यानी कि 24 सदस्य थे। तो निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे जो कंपनी के कार्यों को, यानी कि कंपनी के कार्यों की निगरानी करना था। तो इसके लिए एक निदेशक मंडल भी बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के लाने का मुख्य कार्य यही था कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। इसी क्रम में देखिएगा तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इसने इसका जो कार्यकाल भारत में रहा, चूँकि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम, यानी कि बंगाल का प्रथम ये गवर्नर था, इसे बंगाल का प्रथम इसे गवर्नर बनाया गया था 1757 में। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर इसे बनाया गया था। तो इसका चूँकि कार्यकाल 2 भागों में बटा हुआ है, जो 1757 से लेकर के 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। इसके अलावा फिर ये ब्रिटेन चला गया था। उसके बाद 1765 में फिर से यह आया और 1767 तक फिर भारत में रहा। यानी कि 2 कार्यकाल हैं रॉबर्ट यानी कि क्लाइव के, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के। और इसके कार्यकाल में जो एक प्रमुख जो यानी कि घटना घटी वो क्या है, द्वैध शासन। ये द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारत में लागू किया गया था द्वैध शासन। और द्वैध शासन का मतलब ये है कि जो कार्य हैं, कार्यों को यानी कि 2 भागों में बांट लिया था। जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट लिया था, दीवानी वाले विषय और निजामत वाले विषय, यानी कि विषय। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोगों का शासन था। बंगाल में जो यहाँ के जो नवाब थे, नवाब को कुछ कार्य दे दिए गए थे, कुछ विषय दे दिए गए थे, और जो ब्रिटिश गवर्नर यानी कि जो लॉर्ड था क्लाइव को कुछ कार्य दे दिए गए थे, यानी कि कंपनी को कुछ कार्य दे दिए गए थे, और बंगाल का जो नवाब था उसे कुछ कार्य दे दिए गए थे। तो इसी को नाम दिया जाता है, यानी कि कार्यों का 2 भागों में बंट जाना, विषयों का 2 भागों में बंट जाना, यानी कि दीवानी के कार्य और निजामत के कार्य। ये यानी कि जो दीवानी के जो कार्य थे वो कंपनी के पास थे, दीवानी के कार्य कंपनी के पास थे। और दीवानी के कार्य में जो मुख्य रूप से जो कार्य थे वो कार्य ये थे कि जो सैन्य व्यवस्था रहेगी, वो सैन्य व्यवस्था जो होगी वो कंपनी के पास रहेगी। और जो दूसरा कार्य था राजस्व का संग्रहण करना, राजस्व को एकत्रित करने का कार्य।
तो जो दीवानी वाले कार्य थे वो कंपनी के पास थे, जिसमें सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था ये यानी कि कंपनी के पास थी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। और जो निजामत वाले कार्य थे जिसमें मुख्य रूप से यानी कि सुशासन व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि सुशासन व्यवस्था को बनाए रखना, सुशासन व्यवस्था को बनाए रखने का यानी कि ये मुख्य कार्य था। तो जो निजामत के कार्य हैं वो नवाब के पास थे, यानी कि निजामत के कार्य ये नवाब के पास थे, और जो दीवानी के कार्य थे वो लॉर्ड के पास थे। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया है द्वैध शासन व्यवस्था, जो सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र में ये लागू हुई थी। तो दीवानी और निजामत के कार्यों को अलग अलग यानी कि अलग अलग शासकों के द्वारा इनको देखा जा रहा था। तो ये द्वैध शासन है जो सबसे पहले बंगाल क्षेत्र में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये लागू की गई थी, लेकिन बाद में जो वारेन हेस्टिंग्स आएंगे उनके द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव का जो काल है, इसी काल में जो धन का जो बहिर्गमन हुआ, अत्यधिक धन का जो बहिर्गमन हुआ वो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुआ। और भारत से धन ले जा करके कहाँ एकत्रित किया जा रहा था, यानी कि ब्रिटेन में उसको एकत्रित किया जा रहा था या उसका उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत में जो कंपनी है उसके कार्यों पर नियंत्रण रखना, और कहीं पर यदि कंपनी में दोष हैं तो उसको निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लाया गया था उसकी जो प्रमुख विशेषताएं ये हैं, क्योंकि अभी हमने आपको पृष्ठभूमि बना दी है, उसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे। वो प्रावधान देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा, उस एक्ट में ये था प्रावधान कि बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। और जो गवर्नर जनरल बने थे वो वारेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो यानी कि भारत में प्रथम गवर्नर जो बंगाल का था वो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो बंगाल में ही यानी कि बंगाल का ही बनाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और वारेन हेस्टिंग्स के साथ में यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें ये भी व्यवस्था थी कि जो परिषद यानी कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्यीय परिषद रहेगी। तो जो यानी कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर के आए थे और इनकी 4 सदस्यीय परिषद भी थी। और 4 सदस्यीय परिषद का मतलब हुआ कि भारत में संसदीय व्यवस्था की आधारशिला रखना, इसका मतलब हुआ। तो 4 सदस्यीय परिषद थी। 4 सदस्यीय परिषद में जो इस परिषद के अध्यक्ष थे वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा फिलिप फ्रांसिस एक सदस्य थे, दूसरे सदस्य क्लेवरिंग थे, तीसरे सदस्य मानसन थे और चौथे सदस्य बेल थे। ये 4 सदस्यीय और यानी कि गवर्नर जनरल को मिलाकर के ये 5 सदस्य हो जाते हैं। तो जो परिषद थी, परिषद में यानी कि 5 सदस्य हो गए, यानी कि 5 हो गए हैं। तो 4 सदस्य अन्य थे और गवर्नर जनरल 5वां था। तो जो परिषद है, परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। यानी कि जो परिषद का कार्यकाल था यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष था। और जो परिषद थी, परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते थे यानी कि प्रावधान था कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे,
निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो निर्णायक जो मत होगा, यानी कि जो निर्णायक मत होगा, निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा? निर्णायक मत का प्रयोग गवर्नर जनरल करेगा। तो ये परिषद के लिए ये प्रावधान थे। तो बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद के ये प्रावधान थे, यानी कि परिषद के ये प्रावधान थे। अब उसमें चूंकि नियम ये था कि परिषद यदि कोई निर्णय लेती है या कोई नियम कानून भारत के लिए बनाती है, तो नियम जो कानून बनाए जाएंगे, तो परिषद की जो भी विधियां या नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे, विधियों को लागू करने से पूर्व चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक होगा, सुप्रीम कोर्ट का अनुमोदन आवश्यक होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का अनुमोदन आवश्यक होगा, इसके लिए प्रावधान ये था कि इसके लिए अनुमोदन के लिए 1774 में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, तो इसके लिए अनुमोदन आवश्यक था सर्वोच्च न्यायालय का परिषद के विधियों को लागू करने के लिए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय था जिसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी, उसमें जो सदस्य थे, यानी कि ये 4 सदस्यीय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय था। 4 सदस्यों में एलिजा एम्फे, जो एलिजा एम्फे थे ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, यानी कि एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था 1774 में, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स हुआ, लीमेस्टर हुआ और हाइड हुआ। तो चैम्बर, लीमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे और एलिजा एम्फे को जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो परिषद की विधियों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कलकत्ता में कर दी गई थी। तो जो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें ये प्रावधान थे और एक्ट में ये भी लिखा था कि जो भारत में जो भी समुदाय हैं, यानी कि भारत में जो भी समुदाय हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था। यह चाहे भारत में हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों, इनके किसी भी यानी कि जो हिंदू मुस्लिम के कार्यों में किसी प्रकार का ये दखल नहीं देता था, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। तो हिंदू और मुस्लिम के जो भी कार्य हैं उनके किसी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला था, यानी कि नहीं करता था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। और साथ साथ में ये भी है कि भारत में जो संसदीय नियम की जो आधारशिला रखी गई, संसदीय नियम की जो आधारशिला रखी गई वो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। संसदीय नियम की आधारशिला सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा रखी गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई। इसी क्रम में जो आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आएगा, इसके बाद जो अन्य अधिनियम आएंगे वो एक क्रम से आएंगे और भारत में धीमे धीमे करके उनका यानी कि नियमों को लागू किया जाएगा और धीमे धीमे करके कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा। तो जो भारत में जो रेगुलेटरी एक्ट लाया गया है वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसी क्रम में ये आपको रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 में लाया गया था, इसके बारे में आपको मुख्य जानकारी आपको दे दी है। इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।